वेव्स 2025 का आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। यह भारत का पहला वैश्विक मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऑरेंज इकोनॉमी, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर पर जोर देते हुए कहा कि भारत के लिए क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का समय है। उन्होंने भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र फिल्म से लेकर आज के वैश्विक मंचों पर भारतीय फिल्मों की सफलता तक की यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने वेव्स को संस्कृति, रचनात्मकता और कनेक्टिविटी की लहर बताया। इस समिट में बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे शामिल हुए, जिनमें शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, रजनीकांत, चिरंजीवी और नागार्जुन प्रमुख हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन ने उद्घाटन समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी के सामने बोलते हुए अपनी घबराहट व्यक्त की। पंचायत वेब सीरीज की मेकिंग पर विशेष सत्र। टीवीएफ की लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत की कास्ट और मेकर्स ने मेकिंग ऑफ पंचायत ग्रासरूट स्टोरी टेलिंग सत्र में शो की मेकिंग और देसी कहानियों पर चर्चा की। डाक टिकट विमोचन। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, राज खोसला, सलील चौधरी और पी भानुमति जैसी सिनेमा की 5 दिग्गज हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट जारी किए। वेव्स 2025 का उद्देश्य भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन हब के रूप में स्थापित करना है। यह समिट फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, एनिमेशन और संगीत जैसे क्षेत्रों में नवाचार, निवेश और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह समिट भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक ताकत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तिरुवनंतपुरम, केरल में विंझिम बंदरगाह के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऐतिहासिक समुद्री समृद्धि को याद करते हुए कहा कि गुलामी से पहले भारत समृद्ध बंदरगाहों के कारण वैश्विक व्यापार में अग्रणी था, जिसमें केरल की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने विंझिम पोर्ट को नवयुगीन विकास का प्रतीक बताते हुए कहा, यह प्राकृतिक सुंदरता और व्यापारिक संभावनाओं का संगम है। यह बंदरगाह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो आने वाले वर्षों में देश की 75% विदेशी ट्रांसशिपमेंट निर्भरता को समाप्त करेगा। केरल को भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में रणनीतिक लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार, एमएसएमईज और समुद्री उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 10 वर्षों में भारतीय बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है। राष्ट्रीय जलमार्गों में 8 गुना वृद्धि हुई है। भारत शीर्ष 3 नाविक आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल हुआ। पोर्ट पर जहाजों की प्रतीक्षा अवधि 30% घटी है। कोच्चि में शिप बिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर बन रहा है, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। पीएम गति शक्ति और सागरमाला योजना के तहत बंदरगाहों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ा जा रहा है। विंझिम पोर्ट की विशेषताएं: 20 मीटर गहराई वाला प्राकृतिक बंदरगाह, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों के पास स्थित है। बड़े जहाजों की आवाजाही के लिए आदर्श है। भारत को वैश्विक व्यापार में नई मजबूती देगा और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का समुद्री क्षेत्र अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और केरल इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह समस्या पिछली सरकार की बीमारी है और इसे ठीक करने में समय लगेगा। सीएम गुप्ता ने खुद जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें मजनू का टीला भी शामिल था। उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी साझा की और कहा कि हर प्रभावित क्षेत्र की पहचान कर समाधान के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और बताया कि मिंटो ब्रिज पर 4 पंप चलाए जा रहे हैं और पाइपलाइन मरम्मत का काम भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस ईडी प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर पक्ष जानने के लिए जारी किया गया है। चार्जशीट के हिसाब से ये सभी आरोपी हैं। कोर्ट की प्रक्रिया में आरोपी नहीं है। राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलील सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में पहला कदम होगा। साथ ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी तलवार अष्टधातु से बनी होगी।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलुरु में कुख्यात अपराधी सुभाष शेट्टी की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, मृतक एक रॉडी सीटर था, हमलावरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सुभाष शेट्टी, जो फाजिल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, गुरुवार को मंगलुरु में अज्ञात हमलावरों के समूह द्वारा हमला कर मारा गया। वो अपने साथियों के साथ वाहन में यात्रा कर रहा था जब एक पिकअप और 4 पहिया वाहन में आए हमलावरों ने घात लगाकर जानलेवा हथियारों से हमला किया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज की याल्दा हाकिम से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान का चरमपंथियों से संबंध रहा है और इसके कारण पाकिस्तान ने काफी कुछ झेला है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने इस अनुभव से सबक लिया है और आंतरिक सुधार किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को समर्थन और फंडिंग दी थी। उन्होंने कहा, हमने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम किया था और अब हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मीरपुर खास की एक रैली में कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अगर भारत ने उकसाया तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। यह स्वीकारोक्ति ऐसे समय में आई है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमले में 26 लोगों की जान गई थी। लश्कर-ए-तैयबा एक संगठन है जो कि पाकिस्तान से गहरे संबंध रखता है। पाकिस्तान समर्थित हैकर समूहों ने भारतीय वेबसाइटों को हैक करने की असफल कोशिशें की। इन प्रयासों को भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते पहचान लिया और निष्क्रिय कर दिया। हैकर्स ने आर्मी पब्लिक स्कूल नागरोटा और सुंजवा की वेबसाइट को निशाना बनाकर हाल ही के पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का मजाक उड़ाने वाले संदेश पोस्ट करने की कोशिश की। एक पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी वेबसाइट को भी निशाना बनाया गया, जो पाकिस्तान की हताशा को दर्शाता है। इन हमलों का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों और निर्दोष लोगों से जुड़ी वेबसाइटों को निशाना बनाना था, जो नैतिकता की दृष्टि से बेहद निम्न स्तर का कृत्य है। साथ ही आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और एयरफोर्स वेटरन्स की वेबसाइटों पर भी हमले किए गए। हैकर्स का समूह आईओके हैकर नाम से काम कर रहा है और व्यक्तिगत जानकारी चुराने, वेबसाइटों को बिगाड़ने और ऑनलाइन सेवाएं बाधित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था ने इन हमलों को रियल टाइम में पकड़ लिया और उनके स्रोतों की पहचान कर ली। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा घातक हमला किया है। यह हमला यूक्रेन के ओरिसा शहर में किया गया, जो कि प्रमुख बंदरगाह है। इससे एक तेल डिपो में भी आग लग गई, जबकि कई इमारतें, अपार्टमेंट और दुकानें ध्वस्त हो गईं। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अपने बेहतरीन फॉर्म में वापसी कर ली है। गुरुवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हराकर इस सीजन की अपनी लगातार छठी जीत दर्ज की और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। एमआई की यह जीत उनके शीर्ष खिलाड़ियों रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के शानदार प्रदर्शन के चलते संभव हुई। शुरुआत में केवल एक जीत के साथ संघर्ष कर रही टीम ने अब 7 जीत और 4 हार के साथ 14 अंक हासिल कर लिए हैं। सूर्य कुमार यादव इस समय ऑरेंज कैप होल्डर हैं, जबकि ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह दोनों 16-16 विकेट के साथ पर्पल कैप की दौड़ में शामिल हैं। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें रयान रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त योगदान रहा। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम सिर्फ 117 रन पर सिमट गई। कर्ण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।